वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में आप सभी का स्वागत है। इस प्रोग्राम में हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्टर जुड़ते हैं और अपने राज्य की अहम खबरों की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। कौन सी खबर आज रहेगी सबसे खास और पूरे दिन भर नेटवर्क 10 की नजर रहेगी कौन कौन सी खबरों पर, हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, विस्तार से तमाम जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए रुक करते हैं अब हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव की ओर और इस वक्त हमारे साथ चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर जुड़ गई हैं। ईशा, क्या कुछ खास आज खबरों के लिहाज से रहने वाला है? जी बिल्कुल सीमा, अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो इस वक्त चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर पंजाब के किसान डटे हुए हैं। उन्होंने सिंघू बॉर्डर की तरह, जिस तरीके से हमने देखा कि तीनों कृषि कानूनों के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ हरियाणा और पंजाब के किसान सिंघू और कुंडली बॉर्डर पर जिस तरीके से डटे थे, डेरा जमा लिया था, ठीक उसी प्रकार उन्होंने चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर डेरा जमा लिया है। अपनी मांगों को लेकर बीते कल कूच किया था उन्होंने चंडीगढ़ की तरफ, लेकिन वहीं पर मोहाली चंडीगढ़ बॉर्डर पर रोक लिया था चंडीगढ़ पुलिस ने। लेकिन अब किसानों की तरफ से आज का अल्टीमेटम मान सरकार को दे दिया है। उनका कहना है कि वो मुख्यमंत्री भगवंत मान से बैठक करना चाहते हैं अपनी मांगों को लेकर। अगर सरकार उनकी मांग नहीं मानती है आज दोपहर 3 बजे तक, तो चंडीगढ़ बॉर्डर पर जो मोहाली और चंडीगढ़ बॉर्डर पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं उसे तोड़ दिया जाएगा। अगर हम बात करें इस मौजूदा हालात की, तो इस वक्त और मौजूदा वक्त की, जो पंजाब के किसान हैं इस वक्त मोहाली चंडीगढ़ बॉर्डर पर डटे हुए हैं और कल रात भी उन्होंने, आज की रात की अगर बात करें, आज रात भी उन्होंने यहीं पर बिताई है। और जिस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से जो किसान हैं एक तरीके से घर बना लिया था उन्होंने, तो मिनी पंजाब भी कहा जाने लगा था सिंघू बॉर्डर को, ठीक उसी तरीके से मोहाली चंडीगढ़ बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। अपना पूरा सामान लेकर वो आए हैं घर का, और उनका कहना है कि सिंघू बॉर्डर चंडीगढ़ को बना दिया जाएगा अगर मान सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करती है। 10 जून से यहाँ पर धान की बिजाई होनी है और किसानों का कहना है कि ऐसे में जिस तरीके से मान सरकार ने यहाँ पर बिजली का संकट गहराता जा रहा है, उसके मद्देनज़र ये फैसला लिया है कि 4 जोन में जिलों को बांटा जाएगा और धान की रुपाई किसान एक साथ 10 जून से नहीं करेंगे। किसानों का कहना है कि अगर 10 जून से धान की रुपाई नहीं हो पाई एक साथ तो उनको नुकसान होगा। लेकिन सरकार का कहना है कि जिस तरीके से इस वक्त मई माह की बात करें, बिजली की जो मांग है इस वक्त 60% तक बढ़ गई है और जून में भी भीषण गर्मी अपनी पीक पर रहेगा, तो ऐसे में बिजली का संकट और ज़्यादा गहरा सकता है। इसलिए जोन में बांटा गया है और किसान एक साथ नहीं धान की रुपाई कर सकते हैं, ये मुख्य मांग है। इसके अलावा किसानों का कहना है कि मान सरकार की तरफ से मूंग और मक्का को लेकर कहा गया है कि एमएसपी पर इसकी खरीद की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। अगर मक्के की बात करें तो एमएसपी पर मक्का खरीदा जाता है, लेकिन जितनी एमएसपी उसकी तय है उससे कम दाम पर पंजाब में इसकी खरीद होती है। यही वजह है कि सरकार के खिलाफ यहाँ पर किसानों ने मोर्चा खोल दिया है और इस वक्त 10:30 बजे के बाद पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक भी होने जा रही है। भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चंडीगढ़ स्थित पंजाब सचिवालय में ये बैठक होगी और यहाँ पर ये देखना होगा सीमा कि जिस तरीके से आज की जो बैठक है कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं, जिसमें माना जा रहा है कि 1500 से अधिक जो पटवारी हैं जो कि आंदोलन की उन्होंने राह अपना ली थी मान सरकार के खिलाफ, उस आंदोलन को देखते हुए अब पटवारियों की जो मांग थी, जो वो चाहते थे कि उन्हें सरकार रखे अपने साथ, तो ऐसे में माना जा रहा है 1500 से अधिक पटवारी को कॉन्ट्रैक्ट बेस में मान सरकार रख सकती है। इसके अलावा जो मार्केटिंग कमेटी के जो चेयरमैन हैं उन्हें हटाया जा सकता है, तो ऐसे में ये फैसला लिया जाएगा। लेकिन इस कैबिनेट की बैठक में ये भी नजरें टिकी रहेगी, क्या किसानों की जो मांगे हैं या सरकार लगातार कह रही है कि मूंग की दाल लगाई जाए, क्योंकि पंजाब में भूजल स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है, जिसका मुख्य कारण है धान और गेहूं, क्योंकि धान और गेहूं की अगर बात करें तो उसमें पानी बहुत ज़्यादा लगता है। तो ऐसे में नोटिफिकेशन हालांकि इसको लेकर जारी नहीं हुई है। इसके अलावा जो इस बार भीषण गर्मी के चलते जो गेहूं की फसल है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। यही वजह है कि केंद्र सरकार की तरफ से निर्यात पर भी गेहूं की रोक लगा दी है, लेकिन किसानों का कहना है कि जो भीषण गर्मी से असर पड़ा है उसका प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए।
तो ऐसे में मुआवजे को लेकर भी कोई नोटिफिकेशन सरकार जारी करती है या नहीं, इस कैबिनेट की बैठक में नजरें टिकी रहेगी। और ये नजरें भी टिकी रहेगी कि जिस तरीके से किसान इस वक्त डटे हुए हैं, अल्टीमेटम दोपहर 3 बजे का है मान सरकार को, क्या मान सरकार उन्हें बुलाती है बैठक के लिए? अगर बुलाती भी है तो क्या उनकी मांगे मान ली जाती है? क्या किसान घर वापस लौट जाते हैं या नहीं? तो ये बड़ी देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल ईश्वर, बहुत उम्मीद से किसानों ने इस बार आम आदमी पार्टी को चुना था। जिस तरीके से जो दावे किए गए थे उसके बाद ही आम आदमी पार्टी को चुना गया, तो अपनी मांग को लेकर के वो डटे नजर आ रहे हैं। आपके पास दोबारा लौटेंगे, अभी चलते हैं छत्तीसगढ़ की ओर, जहां से हमारे संवाददाता उत्पल सेन गुप्ता बने हुए। उत्पल, क्या कुछ खास आज खबरों के लिहाज से? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के अगर बात करें, प्रदेश की बात करें, तो एक बार फिर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का दौरा प्रदेश में आज से शुरू हो रहा है। 13 तारीख से 17 तारीख तक वो अल्प विश्राम पर थे। इसके बाद आज 18 मई से 2 जून तक उनका लगातार विधानसभा वार दौरा चलेगा। गौरतलब हो कि लगातार वो 90 विधानसभा के दौरे पर निकले हुए हैं। इसी कड़ी में आज वह 10:30 बजे अपने रायपुर निवास से प्रस्थान करेंगे और हेलीकॉप्टर के द्वारा वह सीधे सुकमा जिले के कोंटा विधानसभा पहुंचेंगे, जहां 12 बजे वो कोंटा विधानसभा में विभिन्न लोगों से मुलाकात करेंगे, रूबरू होंगे एवं सरकारी जो काम चल रहे हैं उन पर जायजा लेंगे, समीक्षा करेंगे। इसके बाद भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान वह जनता से सीधे रूबरू होंगे। इसके साथ ही वह 12:30 बजे करीब सीधे निकल जाएंगे छिंदगढ़ में 40 बजे पहुंचेंगे। वहां पर भी वो भेंट मुलाकात कार्यक्रम करेंगे, जिसके बाद वह 3:30 बजे सुकमा पहुंचेंगे। सुकमा पहुंचने के दौरान भी वह भेंट मुलाकात कार्यक्रम करेंगे, जिसके बाद वह गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, पुलिस लाइन स्थित ऑफिशियल मेस का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही सी मार्ट का भी उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद वह शाम 7:20 में विभिन्न प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करेंगे, भेंट मुलाकात कार्यक्रम करेंगे। इसके बाद ही रात्रि विश्राम वही करने के बाद उनका समय आरक्षित रखा गया है। गौरतलब लगातार वह 90 विधानसभा के दौरे पर है। जो सरकारी जो काम चल रहे हैं उसकी समीक्षा के लिए जमीनी स्तर पर क्या क्या अधिकारियों द्वारा काम किए जा रहे हैं उसकी समीक्षा लगातार उनके द्वारा की जा रही है। इसी कड़ी में आज से फिर उनका दौरा कार्यक्रम लगातार 2 जून तक चलेगा। वही दूसरी बड़ी खबर की बात करूं तो नक्सली दंपत्ति ने दंतेवाड़ा पुलिस को आत्मसमर्पण कर दिया है। दरअसल लगातार वो लुकते छिपते जो नक्सली हैं वो नक्सलियों के बीच महसूस हो रही थी उन्हें, और उन्होंने लगातार अपनी प्रयास जारी रखी कि किस तरीके से पुलिस के पास पहुंचा जाए। इसी दौरान उनको जब मौका मिला तो वो छिपाते दंतेवाड़ा पुलिस ऑफिसर्स के पास पहुंचे और उन्हीं ऑफिसर्स के पास से अपने हथियार डाल दिए, जिसके बाद दोनों दंपत्ति के ऊपर करीब 7 लाख रुपए की इनाम घोषणा थी। जो पति है हुर्रा कुंजाम, उनके ऊपर 5 लाख और जो उनकी पत्नी है बुधिया, उनके ऊपर 2 लाख, कुल 7 लाख का इनाम उनके ऊपर घोषित था, जो उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। अब वह आम जिंदगी बिता सकते हैं। पुलिस उनके लिए पूरी व्यवस्था कर रही है। तीसरी बड़ी खबर हमारी मौसम से जुड़ी हुई है। लगातार प्रदेश में मौसम की आंख मिचौली जारी है। कभी अधड़ चल रहे हैं, कभी तूफान चल रहा है, कभी 45 डिग्री से ज्यादा प्रदेश में देखा जा रहा है। लू के थपोड़ों से प्रदेशवासी परेशान हैं। वहीं मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले 24 दिनों में प्रदेश में मौसम आ जाएगी। उसके बाद अधड़ तूफान, उसके साथ प्री मानसून भी आएगा। लेकिन उससे पहले जो पूर्वानुमान बताया जाता है जिसमें राजस्व क्षति होती है, राज्य आपदा प्रबंधन विभाग का कहना है कि जो ये अधड़ आती है मई के महीने में या जून के महीने में, मई के महीने में करीब 150, तो वहीं जून के महीने में करीब 300 से ज्यादा बार अधड़ आती है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के एक कल आप टेंटेटिव जो आंकड़ा है उसके अनुसार करीब 12 से 14 करोड़ का इस अधड़ में नुकसान होता है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है जब पूर्वानुमान बताया जाता है तो उसके बाद भी इनके द्वारा कोई तैयारी नहीं की जाती है। वहीं मौसम विभाग के उप महानिदेशक ML साहू का कहना है कि मई के महीने में सबसे ज्यादा अधड़ आती है और गर्मी में ही सबसे ज्यादा अधड़ आती है। पूर्वानुमान भी बताए जाते हैं और इसके लिए एक बाकायदे रिसर्च भी किया गया है कि जब अधड़ तूफान आती है, बौछारें पड़ती हैं, तो लोग कमजोर मकानों में या पेड़ों के नीचे न रहे। इस तरीके के पूर्वानुमान बताए जा रहे हैं। वही 24 दिनों में बस्तर में प्रवेश कर जाएगी मांग। बिल्कुल। और उत्पल, अगर इस बीच अगर कोरोना के हालातों की बात की जाए, क्योंकि मामले बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के और 16.5% बढ़त नए मामलों में देखी जा रही है, छत्तीसगढ़ में क्या कुछ हालात, वैक्सीनेशन अभियान किस प्रकार से चलाए जा रहे हैं वहां? देखिए, अगर वैक्सीनेशन की बात किया जाए तो वैक्सीनेशन 18+
के एज से लेके आगे की उम्र तक में पहला डोज की अगर बात करें तो 100% पहला डोज लग चुका है। अगर वहीं मैं सेकंड डोज की बात करूं तो 18 प्लस के लिए, तो 18 प्लस के लिए जो दूसरी डोज है वो 87% से ज्यादा लग चुका है। वहीं लोगों को अब प्रिकॉशन डोज, जिसे कि हम बूस्टर डोज कहते हैं, उसके लिए भी लगातार जिनके 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, उनके लगातार उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आने शुरू हो गए हैं। वह विभाग से संपर्क करके या अपने बजट पे जाके बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। वहीं अगर कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो कोरोना के आंकड़े प्रदेश में 2 अंक तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। 4,500, 4,200, 3,700 लगातार प्रतिदिन टेस्ट हो रहे हैं। वहीं आंकड़े पूरे प्रदेश में कभी 6, कभी 8, कभी 10, यानी कि 2 अंकों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। पूरे प्रदेश में आंकड़े जो है वो लगभग ना के बराबर है। इसलिए प्रदेश में फिलहाल कोरोना से कोई क्षति की या कोई भी परेशानी की बात प्रदेश में नहीं देखी जाती। तो ऐसे में उत्पल, अगर स्कूली बच्चों की बात कर ली जाए तो उनके लिए किस प्रकार की व्यवस्था है स्कूल्स में देखने को मिल रही, प्रिकॉशंस किस प्रकार से देखने को मिल रहे हैं वहाँ? देखिए, स्कूल में पहले 2 जून से छुट्टी लगने वाली थी, लेकिन उसे गर्मी के प्रकोप को देखते हुए पहले ही स्कूल बंद कर दिए गए हैं 15 जून तक। अब जो स्कूल खुलेंगी वो 16 जून से प्रदेश में खुलेंगी, क्योंकि लगातार कोरोना के प्रकोप तो प्रदेश में नहीं देखा जाता, मगर गर्मी का प्रकोप जो 45 डिग्री 47 डिग्री हो रहे थे, लू चल रही थी, उसको देखते हुए स्कूल पहले ही बंद कर दिए थे। अगर कोरोना की बात करें तो कोरोना का प्रकोप फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा, स्कूल बंद है। बच्चों के लिए भी स्कूल फिलहाल बंद है, ऑनलाइन क्लासें बकायदा चल रही है। और ऐसे में देखिए, गर्मी की जिस प्रकार से जिक्र कर रहे हैं, तो गर्मी को लेकर के इस वक्त क्या सरकार द्वारा कुछ यहाँ पर सुविधा उपलब्ध कराई गई है जो लोग रैन बसेरे में रहने वाले लोग हैं उन सभी के लिए? जी बिल्कुल, जो रैन बसेरे में लोग रहने वाले हैं उनके लिए बाकायदे सरकार द्वारा सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि उनके लिए बाकायदे पानी की व्यवस्था की जाए, ठंडा पानी की व्यवस्था की जाए, जूस वगैरह की व्यवस्था की जाए, फल फूल की व्यवस्था की जाए, रहने के लिए ठंडे जगह की व्यवस्था की जाए, क्योंकि इस बार प्रदेश में काफी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। 45 डिग्री 47 डिग्री काफी कम, बहुत ज्यादा गर्मी होती है। मतलब लोगों के दिन में रास्ते आप देखेंगे तो सड़कें खाली हो जाती है, और जो शाम का जो समय है वो काफी ज्यादा 7 बजे के बाद सड़कें जाम होने के हालात हो जाते हैं। उत्पल, फिर अस्पतालों की भी व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है, क्योंकि आजकल गर्मी से ज्यादा मरीज यहाँ पर भर्ती हो रहे हैं। वहीं यहाँ पर वक्त हो चला है एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर आएंगे और आप सभी से जानेंगे कि क्या कुछ खास आज प्रदेश में, आपके राज्य में रहने वाली है, और क्या कुछ खबरें रहेंगी जिस पर नेटवर्क 10 की दिन भर नजर रहेगी। लौटते हैं जल्द। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का, और चलिए रुक करते हैं हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव की ओर। और अब उत्तराखंड की तरफ से रुक करेंगे, जहां से हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल बने हैं, तो वहीं दिल्ली से हमारे साथ गजेंद्र बने हुए हैं। तो पहले उत्तराखंड की ओर रुक करते हैं। उत्तराखंड की में आज क्या कुछ खास रहने वाला है योगेश? बिल्कुल, आपको सबसे पहले तो हम आज की सबसे बड़ी खबर में से एक खबर बताते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो आरटीओ है देहरादून का, उस पर औचक निरीक्षण किया, या कहें कि छापा मारा उन्होंने। लगातार अगर आरटीओ की बात करें तो वो सरकारी विभाग है जहां पर सबसे ज़्यादा शिकायतें आती है, जहां पर 2 नंबर के काम सबसे ज़्यादा होते हैं, जहां पर अगर ड्राइविंग लाइसेंस भी बनाना है तो आपको लंबी लंबी लाइनों के बावजूद आपको दलालों के पास जाना पड़ता है, और ये शिकायतें वहाँ पर लगातार मिलती रही। पिछले अगर बात करें तो पिछले कुछ दिनों में लगातार शिकायतें बढ़ती जा रही थी, और मुख्यमंत्री के संज्ञान में जैसे ही ये बात आई तो उन्होंने आज सुबह जाकर छापा मारा, और छापा मारा तो देखा गया कि 80% से ज्यादा 10 बजे भी, जब 10 बजे मुख्यमंत्री वहां मौजूद थे तो 80% से ज्यादा कर्मचारी मौजूद ही नहीं थे, और लोगों की भीड़ लगातार वहां पे बढ़ती जा रही थी। लेकिन कर्मचारी आराम से, जिस तरह से उनका है ही कि 11 बजे 12 बजे 1 बजे तक उनको आराम से आना, और उसके बाद 3 बजे 2 बजे अपने घर चले जाना है, इसी तरह से वो वहां पर मौजूद थे। और मुख्यमंत्री इसको लेकर बहुत ज्यादा सख्त नजर आए, और सीधे तौर पर उन्होंने जो है फैसला लिया, आरटीओ जो है देहरादून के, उनको सीधे निलंबित कर दिया। उसके साथ ही अगर बात करें तो कार्रवाई की बात की है, कर्मचारियों पर जो है वो सख्त नाराज हैं। उन्होंने कहा है कि इस तरह से सरकारी विभाग नहीं चलेंगे, इस तरह से उत्तराखंड का जो सरकारी महकमा है वो नहीं चलने वाला है। और ये पहली बात नहीं है, लगातार जो है शिकायतें आ रही थी, बहुत ज्यादा परेशान थे लोग। और ऐसा ये नहीं है कि सिर्फ उत्तराखंड के, जैसे भारत भर में अगर बात करें तो आरटीओ के ऊपर हमेशा से सवाल खड़े होते रहते हैं। उन्हीं में से एक आरटीओ उत्तराखंड का भी है, जहां पर सवाल हर चीज के लिए आपको वहां पर 2 नंबर का जो है वो
इस्तेमाल करना पड़ता है, हर चीज़ के लिए वहाँ पर आपको बैकडोर का इस्तेमाल करना पड़ता है, वरना आपका काम वहाँ पर मुश्किल से होने वाला है। और ये चीज़ें सभी जो है भापते थे, और खुद मुख्यमंत्री ने जब इसका संज्ञान लिया है तो बहुत बड़ी चीज़ है। और जिस तरह से एक जो है कार्रवाई भी कर दी है, आने वाले दिनों में कुछ और में भी कार्रवाई होने वाली है, यानी इतना तो जरूर है कि आज की सबसे बड़ी खबर में से एक खबर है, और शाम तक अलग अलग जो है इसके रुख अभी सामने आएंगे जी। इसके बाद अगर बात करें हम, तो दूसरी जो बड़ी खबर में से एक है वो आंचल दूध डेयरी से जुड़ी हुई है। आंचल दूध डेयरी जो है वो उत्तराखंड की सरकारी तंत्र का एक उपक्रम है, और जो प्रदेश भर में दूध का जो है वो घर घरों तक दूध पहुंचाने का काम लगातार कई सालों से करता आ रहा है। लेकिन अगर बात करें कि अब क्या कर रहा है, तो अब जाकर वो एक आइसक्रीम की आज लॉन्चिंग कर रहा है, जिसमें खुद अगर बात करें दुग्ध मंत्री जो है सौरभ बहुगुणा वो मौजूद रहेंगे, उनके साथ आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो एक आइसक्रीम बनाने जा रहे हैं। उनका कहना, कुछ दिन पहले ही जब हमारी बात हुई थी सौरभ बहुगुणा से, तो उन्होंने कहा था कि हम भी अमूल और मदर डेयरी जैसे प्रोडक्ट अपने मार्केट में लाना चाहते हैं। उन्होंने अधिकारियों को सख्त लहजे में कहा था कि आखिर अमूल जो है, जिस तरह से अगर अमूल की बात करे जाए तो वो भी तो एक छोटा सा उपक्रम शुरू हुआ था, आज देश में ही दुनिया में उसके प्रोडक्ट जा रहे हैं, और इतने प्रोडक्ट हैं कि शायद हम गिनते गिनते थक जाएं। उसके बाद उन्होंने उदाहरण दूसरा दिया था मदर डेयरी का। उन्होंने कहा दिल्ली से शुरू होकर आज देखिए कहां का कहां पहुंच चुका है। तो आखिर इतने सालों में जो आंचल डेयरी है वो अभी तक क्यों नहीं आगे पहुंची है। तो इस तो बहुत सख्त वो नजर आए थे, और उन्होंने कहा था कि ये नहीं चलेगा, आपको जल्द से जल्द नए प्रोडक्ट मार्केट में लाने ही पड़ेंगे। और उसी का उदाहरण है कि आज एक नया प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आ रहा है, उनकी आइसक्रीम आ रही है, उसकी लॉन्चिंग है आज 12 योगेश, बजे आपके करीब। पास अगर बात वापस लौटेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर बताते हैं आपको, जहां गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। हार्दिक पटेल ने पार्टी से दिया इस्तीफा। इस्तीफे के साथ कांग्रेस पर बोला हमला। कुछ वक्त से कांग्रेस नेताओं से नाराज थे हार्दिक, तो हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इस साल के अंत में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले यह कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। हार्दिक पटेल ने ट्वीट में लिखा कि आज मैं हिम्मत करके कांग्रेस पार्टी के पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। मुझे विश्वास है कि मेरे इस निर्णय का स्वागत मेरा हर साथी और गुजरात की जनता करेगी। मैं मानता हूं कि मेरे इस कदम के बाद मैं भविष्य में गुजरात के लिए सच में सकारात्मक रूप से कार्य कर पाऊंगा। आज मैं हिम्मत करके कांग्रेस पार्टी के पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। मुझे विश्वास है कि मेरे इस निर्णय का स्वागत मेरा हर साथी और गुजरात की जनता करेगी। ये ट्वीट उनके द्वारा किया गया है, जो आपको हम बता रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि मैं मानता हूं कि मेरे इस कदम के बाद मैं भविष्य में गुजरात के लिए सच में सकारात्मक रूप से कार्य कर पाऊंगा। तो कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका इस वक्त, देखिए गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले ही यह झटका कांग्रेस को लगता है यहाँ पर नजर आ रहा है, जिसमें हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दे दिया अपने पद से और इस पार्टी को छोड़। अब देखने वाली बात होगी कि हार्दिक पटेल जो है वो किस पार्टी में शामिल होते हैं, लेकिन उनके द्वारा ट्वीट करके जानकारी साझा की गई कि वो कांग्रेस छोड़ करके अभी जा रहे हैं। कांग्रेस में पार्टी और पद से उन्होंने इस्तीफा दिया, जिसको लेकर के बता दें कि इस साल के अंत में जहां एक और गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहीं इससे पहले ही कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग गया है, जहां हार्दिक पटेल ने ट्वीट करके ये जानकारी साझा की। और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं हिम्मत करके कांग्रेस पार्टी के पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। मुझे विश्वास है कि मेरे इस निर्णय का स्वागत मेरा हर साथी और गुजरात की जनता करेगी, और मैं मानता हूं कि मेरे इस कदम के बाद मैं भविष्य में गुजरात के लिए सच में सकारात्मक रूप से कार्य कर पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं वो एक अंदेशा देते, एक बात कहते नजर आ रहे थे कि सकारात्मक तौर पर जो कार्य वो करना चाह रहे थे गुजरात की जनता के लिए, वो कांग्रेस पार्टी में रहकर वो नहीं कर पा रहे थे। तो गुजरात चुनाव से पहले ही ये बड़ा झटका कांग्रेस को लगा। और चलिए अब रुक करते हैं अपने खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव की ओर। दिल्ली से हमारे संवाददाता गजेंद्र लगातार बने हुए। गजेंद्र, क्या कुछ खास आज राजधानी दिल्ली में? जी बिल्कुल, अगर दिल्ली की बात कर ली जाए तो दिल्ली में आज सबसे जो बड़ी खबर है वो रहने वाली है दिल्ली में बढ़ती हुई पानी की किल्लत। लगातार दिल्ली के कुछ इलाकों में 5 दिन से पानी की दिक्कत देखी जा रही है, जहां लोगों को पानी को लेकर खासा परेशानी हो रही है, क्योंकि दिल्ली में भी लगातार गर्मी का प्रकोप देखा जा रहा है। अगर बात करें तो दिल्ली के यमुना में अब पानी कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। यमुना नदी की अब सतह दिखाई देने लगी है। ऐसे में कल सत्येंद्र जैन ने भी वहां पे रुख किया और देखा कि किस तरीके से वजीराबाद बैराग में पानी की कमी होती हुई जा रही है, और इसके ऊपर चिंता भी जताई। साथ में उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी है हरियाणा सरकार को और
अधिक पानी की मांग करते हुए उनसे आग्रह किया है कि दिल्ली को अधिक पानी दिया जाए, क्योंकि अगर बात करें तो यमुना की में जो पानी है वो 674 फुट से अब नीचे आते हुए 669 फुट रह गया है। और अगर समुद्र तल की बात की जाए तो 5.5 पहले से कम निचले स्तर पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में यमुना के पानी में कमी होने के कारण जो यमुना बैराज से जो पानी दिल्ली वालों को मिलता है, वहाँ उन इलाकों में अब पानी की कमी होती जा रही है। कुछ इलाके हम आपको बता देते हैं, जैसे करोल बाग, पहाड़गंज या फिर आप पड़पड़गंज की तरफ जा सकते हैं। इन इलाकों में पानी की कमी देखी जा सकती है। उसके अलावा आप सोनिया विहार की तरफ जाएंगे तो वहाँ भी आपको पानी की कमी दिखाई देगी। कुछ ऐसे ही इलाकों को कुछ ट्वीट करके भी दिल्ली जल बोर्ड ने ट्वीट करके भी बताया कि कहाँ पे पानी की कमी हो सकती है, और पानी का जो टाइमिंग है वो भी बदल दिया गया है। लेकिन उस टाइमिंग में ये नहीं बताया गया है कि जो पानी के आने जाने का जो समय होगा वो कितना होगा। लेकिन लोगों को बता दिया गया है ट्वीट के जरिए कि दिल्ली में अब पानी की कमी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं दिल्ली के मौसम की। अगर दिल्ली के मौसम की बात करें तो दिल्ली में लगातार गर्मी का प्रकोप देखा जा रहा है। अगर आज की बात करें तो आज दिल्ली का तापमान 42 डिग्री अधिकतम और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। हालांकि आईएमडी विभाग के अनुसार ये भी कहा गया था कि दिल्ली में बादल छाए रहेंगे। हालांकि धूप छांव का खेल अभी दिल्ली में जारी है, लेकिन जिस तरीके से अभी धूप निकली हुई है, लोगों के पसीने छूटते हुए साफ नजर आ रहे हैं। वहीं अगर कोरोना की अपडेट की बात कर ली जाए तो दिल्ली में अब स्थिति पहले से कुछ बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली में अब 393 मामले कोरोना के दर्ज किए गए हैं। लेकिन वहीं अगर मौत का आंकड़ा देखा जाए तो 2 मौतें हुई हैं, जो कि अब तक के आंकड़ों में देखा जाए तो अधिक है, क्योंकि लगातार कोरोना के मामलों में या तो मौत नहीं हो रही थी या फिर एक ही मौत दर्ज हो पा रही थी। ऐसे में 2 मौत का होना भी देखा जाए तो कोरोना के इन मामलों में वो सही नहीं नजर नहीं आ रहा है। वहीं अगर बात कर ले तो टेस्टिंग की तो दिल्ली में 11,000 के लगभग टेस्टिंग की गई है। और अगर अब दोबारा से अगर बात कर ले मौसम की, तो मौसम में आईएमडी के मुताबिक 20 तारीख को दिल्ली में 20 मई को दिल्ली में एक बार फिर से दिल्ली वालों को लू के थपेड़े महसूस हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद मौसम दोबारा से करवट लेगा और दिल्ली वालों को बारिश की वजह से तापमान में कमी देखने को मिल सकती है। अच्छे मौसम की और फिर एक बार लुत्फ उठाने का मौका दिल्ली वासियों को मिलेगा। वहीं अब रुक कर लेते हैं उत्तराखंड की, और उत्तराखंड से हमारे संवाददाता लगातार योगेश सेमवाल बने। योगेश, क्या कुछ और खास रहने वाला है उत्तराखंड में खबरों के लिहाज से? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि आज अगर हम बात करें, या आज की बात नहीं, 15 दिन पिछले 15 दिनों की बात करें तो लगातार उत्तराखंड में जो चारधाम यात्रा है, वो चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो चारधाम यात्रा करने चाहते हैं, लेकिन सरकार के सामने जो तय सीमा, यानी कि 15,000, 8,000, 12,000, 4,000 करके जो तय सीमा है कि इतने ही लोगों को भेजना है, वो एक बड़ी परेशानी बनकर सामने खड़ी हो रही है। लेकिन सरकार साफ तौर पर कह चुकी है कि हम जो है इस सीमा को बढ़ाने वाले नहीं है, क्योंकि अगर ये सीमा बढ़ती है तो कोरोना के मामले भी बढ़ सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि हम ये नहीं बढ़ाएंगे। और ये संख्या 5-5.5 लाख के पार जा चुकी है। पिछला 15 दिनों की बात करें तो 5.5 लाख से ज़्यादा लोग श्रद्धालु अगर बात करें तो वो कर चुके हैं दर्शन। 5.5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन कर चुके हैं और लगातार उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं अगर बात करें हम एक बड़ी खबर की, वो उनमें से एक है मौसम का। मौसम अगर बात करें तो कल तक इतनी गर्मी थी कि लोग अपने घरों से निकलने में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। लेकिन अगर आज बात करें तो अभी सुबह से ही मौसम बिल्कुल बदल चुका है। मौसम विभाग ने भी कहा रखा था कि आने वाले कुछ दिनों में मौसम बदलेगा और पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बरसात हो गया। और बरसात बिल्कुल अगर अभी की बात करें तो शुरू भी हो गई है। मैदानी क्षेत्रों में कई जगह बरसात हो रही है। देहरादून की बात कर ले, ऋषिकेश की बात कर ले, हरिद्वार की बात कर ले, नैनीताल की बात कर ले, इन जगहों में लगातार अब बरसात हो रही है और मौसम बिल्कुल बदल चुका है। और अब थोड़ा सा गर्मी से लोगों को राहत मिल रही है। गर्मी जितनी ज्यादा बढ़ी थी उसके बाद से बहुत उम्मीद लगाई जा रही थी और बहुत समय से इंतजार भी कर रहे थे लोग कि जल्द से जल्द मौसम करवट ले, बारिश जैसा माहौल उत्पन्न हो, जिससे कि लोगों को इस गर्मी से राहत मिल सके। आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो रिपोर्टर्स बता रहे थे अपने प्रदेश का हाल, जहां दिन भर में आज क्या कुछ रहेगा खास और किस खबर पर रहेगी दिन भर नेटवर्क 10 की नजर, ये सभी जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।